स्वागत है। मैं पंकज मिश्रा आपके सामने लेकर एक नई वीडियो आ रहा हूं और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इससे पहले की एक कहानी बताई थी जो चैप्टर नंबर 5 था, तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देखिए और जब आप वो वीडियो देख लेंगे तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। लास्ट चैप्टर में तुम्हें याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी, कांग्रेस ओ सिंडिकेट। अब हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने 1970 में दिसंबर 1970 में उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया और फरवरी 1971 को उन्होंने एक नए चुनाव की घोषणा कर दी। घमासान 1971 लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा का कौन सा? 5वां लोकसभा का चुनाव। शुरुआत थी, सारे के सारे लोग अपनी तैयारी में लगे थे। इंदिरा गांधी, सारे के सारे बड़े बड़े नेता सिंडिकेट में चले गए थे। ये वही इंदिरा गांधी जिनको कहीं ना कहीं भय था, डर था कि क्या मैं 1971 का चुनाव जीत पाऊंगी। सारे बड़े बड़े जितने भी नेता, वही सिंडिकेट के नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी को 1967 पे प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था, क्या वो दोबारा कारनामा कर पाएंगी अपने बड़े बड़े नेताओं के बिना? बहुत बड़ी चिंता थी। तब जाकर के चुनाव प्रचार शुरू हुआ। इंदिरा गांधी लोगों के बीच पहुंची और जब लोगों के बीच पहुंची तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले देखा कि देश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा है, अशिक्षित, अनुसूचित जाति वर्ग, और इन सभी लोगों को देखकर उन्होंने एक नारा दिया और वो नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने उम्मीदें जताना शुरू कर दिया कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लोग आंख खोलकर, लोग सोते देखते हैं ना, आंख खोलकर यह सपना देखने लगे कि इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा खत्म हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी और हमें पनीर मिलेगा। लोग सपने देखने लगे, क्या मिलेगा? पनीर। क्या मिलेगा? पनीर। पनीर मिलेगा। और इंदिरा गांधी जी के गरीबी हटाओ का नारा लोकप्रिय हो गया। इंदिरा गांधी जी फिर पहुंची पब्लिक के बीच में और जनता के बीच में जाकर के बोला उन्होंने कि मैं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दूंगी। प्रीवी पर्स जानते हो? प्रीवी पर्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि मैं प्रीवी पर्स को समाप्त कर दूंगी, यानी राजा महाराजाओं को जो विशेष प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी मैं उसे समाप्त कर दूंगी। इंदिरा गांधी ने तीसरा सबसे बड़ा कारण दिया और वो था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। किसने पूछा कि इंदिरा जी ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया? तब इंदिरा गांधी जी ने कहा ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सके। व्हाइट कैसे होगा मैम? तो उन्होंने बोला कि यही ब्लैक मनी का पैसा आप लोगों के विकास पे खर्च किया जाएगा। तो लोगों ने, सारे लोग खुश हो गए कि गरीबी हटाओ तो पनीर मिलेगा, प्रीवी पर्स समाप्त हो जाएगी, राजा महाराजों को विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा तो नान मिलेगा, और जब तीसरा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो रसगुल्ला मिलेगा। सारे लोग खुश, वाह वाह, बहुत कुछ मिलेगा, पनीर भी मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा, नान भी मिलेगा। इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाए गए इंदिरा गांधी जी द्वारा दिए गए 3 नारे बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन वही मजबूत नेताओं का समूह कांग्रेस ओ, जो अपने आप को किंग मेकर कहती थी, वो भी सोच में डूब गई। करे तो करे क्या? इंदिरा गांधी जी द्वारा पता है 3 नारे लोकप्रिय। तब जाकर के सिंडिकेट ने जाकर लोगों के बीच में कहा कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन जनता को तो जरूरत है, जनता को तो उनकी जरूरत की चीजें मिल रही है, तो क्यों किसी और को वोट करें? और 1971 का चुनाव हुआ और चुनाव के परिणाम में कांग्रेस हार जीत गई और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। परिणाम क्या था कि इंदिरा गांधी जी को 375 सीटें मिली, यानी कांग्रेस हार 375 सीटें, जो कि गठबंधन कुछ पार्टियों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार का निर्माण किया। लेकिन अब इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री तो बन गई, एक नई सरकार का निर्माण हुआ,
लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इतने वादे कर दिए थे कि गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लेकिन इतने सारे वचन को कैसे पूरा किया जाए, इतने सारे वादे को पूरा कैसे किया जाए। तभी जाकर के हमारे सामने 1971 के बाद देश की आर्थिक स्थिति हुआ। 71 के चुनाव के बाद हुआ हमारे देश में इंदिरा गांधी जी द्वारा जब गरीबी हटाओ का जो नारा था वो खोखला साबित हो गया। जो उम्मीद लगा रहे थे कि पनीर मिलेगा, नान मिलेगा, रसगुल्ले मिलेंगे, उनसे मिली हुई चीजें भी छीन ली गई। हर जगह पे विरोध हो रहा था। ऊपर ये घटना हुई कि 80 लाख बांग्लादेशी ये पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत चले गए। अब पक्की बात है, जब पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके 80 लाख लोग जब भारत में आए तो उनकी खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था पर उनका दबाव बढ़ता चला गया। बढ़ता तो चला गया, मगर फिर क्या था, 80 लाख बांग्लादेशी हमारे देश में। लेकिन पता है बच्चों, इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और ये वही इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी लोकप्रियता बढ़ गई। लेकिन हमारे देश में आर्थिक संकट भी तो आ ही रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, तभी जब 80 लाख बांग्लादेशी जब या पूर्वी पाकिस्तानी सीमा पार करके जब भारत में आए तो पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या था, पाकिस्तान युद्ध हार गया। लेकिन उस समय पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया। यही अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया गया। तो आपको समझ में आया कि हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति यानी इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाया गया जो गरीबी हटाओ का नारा था वो खोखला साबित हुआ। कारण 80 लाख बांग्लादेशी पूर्वी पाकिस्तान सीमा पार के भारत में आ गए। दूसरा, भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। तीसरा, अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया। और बचा अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो रही, हर जगह पे महंगाई, हर जगह पे कांग्रेस का विरोध। और शुरुआत हुई गुजरात आंदोलन। गुजरात आंदोलन क्या था सुनो। गुजरात आंदोलन जनवरी 1974 तेल की कीमतें बढ़ गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई, भ्रष्टाचार फैल गया, बेरोजगारी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि वहां के छात्रों ने मिलकर के क्या किया, आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी हाय हाय हर जगह पर इसका विरोध होने लगा। जब हर जगह पे जब इसका विरोध होने लगा, इस्तीफे की मांग होने लगी। और ये आंदोलन चलाया किसके द्वारा था, गुजरात के छात्रों के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। जब गुजरात के छात्रों के द्वारा जब ये आंदोलन चलाया गया तो आंदोलन में जब दूसरी पार्टी शामिल हो गई तो आंदोलन का स्वरूप बड़ा होता चला गया। तभी उसी समय इंदिरा गांधी के विरोधी मोरारजी देसाई ने कहा कि जब तक गुजरात में नई सिरे से चुनाव नहीं होगा मैं अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। क्या हुआ, चुनाव करवाए और गुजरात के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। केवल यह आंदोलन का सिलसिला गुजरात तक नहीं चला, गुजरात से बढ़कर बिहार पहुंचा और 2 महीने बाद वही स्थिति जो गुजरात में थी वही स्थिति बिहार में देखने को मिली। क्या था, अगर जनवरी 1974 बिहार में हुआ था तो 2 महीने बाद मार्च 1974 को बिहार आंदोलन। और क्या हुआ इसमें, वही स्थिति जो गुजरात की थी जिसमें भी तेल की कीमतें बढ़ गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई, भ्रष्टाचार फैल गया और वहां के छात्रों ने भी मिलकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। और आपको पता है वही बिहार के छात्रों ने मिलकर एक पत्र लिख करके जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जब जयप्रकाश नारायण बिहार के रामलीला मैदान में पहुंचे और कहा कि अभी तो ये आंदोलन सिर्फ गुजरात में शुरू हुआ था, इस आंदोलन को इतना फैला दो, इतना बढ़ा दो कि ये पूरे देश के अंदर कांग्रेस विरोधी नारे लगने लगे।
जयप्रकाश नारायण के इन भाषण को सुनने के लिए लोग अलग अलग जगह से लोग आने लगे। और जब आने लगे तो अभी जाकर के जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। फिर क्या था, सारे लोग आंदोलन में शामिल होने लगे। बिहार में भी कांग्रेस को बर्खास्त करो की मांग होने लगी। केवल यही स्थिति नहीं थी कि गरीबी हटाओ का नारा खोखला हो गया, पाकिस्तान और 80 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए। 71 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया, देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। और फिर क्या था, जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो अब जगह पे आंदोलन की शुरुआत हुई। पहला आंदोलन गुजरात आंदोलन, दूसरा कहां हुआ, बिहार आंदोलन, और तब अगला जाकर के सन 1974 में रेल हड़ताल शुरू हो गई। अब बोलोगे सर रेल हड़ताल क्या? रेल हड़ताल जिसका नेतृत्व जबकि राष्ट्रीय समन्वय समिति के जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया। ये रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन था। ये मांग थी सरकार से, क्या मांग थी कि रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। मगर सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनकी मांगों को अस्वीकार किया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या था, ये जितने भी रेलवे कर्मचारी, मजदूर, काम करने वाले लोग जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति में शामिल हो गए। ये आपका रेल हड़ताल। उसके बाद आता है न्यायपालिका से संघर्ष। अब बोलोगे सर न्यायपालिका से संघर्ष, बिल्कुल। उस समय न्यायपालिका और सरकार के बीच में मतभेद था और मतभेद के समय सरकार की 3 शर्तें थी, 3 कदम उठाए गए। क्या कदम था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तीसरी कि संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन की कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए क्या मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। तो बच्चा ये था आप लोगों का पूरा सिचुएशन। 1971 इंदिरा गांधी का देश का प्रधानमंत्री बनना, उसके बाद से इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाए गए गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित होना। और यही नहीं बच्चा, 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया, अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। फिर क्या था बच्चा, उसके बाद से हर जगह पे आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन हुआ गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन। और आंदोलन का कारण क्या था, तेल की कीमतें बढ़ गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई और भ्रष्टाचार फैल गया। और आपको पता है संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया। फिर क्या था, रेल हड़ताल। अब रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस, किस लिए, रेलवे कर्मचारियों के बोनस की मांग की गई। क्या सरकार ने स्वीकार किया? सरकार ने स्वीकार नहीं किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और यही रेलवे कर्मचारी, मजदूर, ये सभी लोग जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति में शामिल हो गए। फिर क्या था, क्या सरकार के न्यायपालिका के बीच में संघर्ष था, मतभेद थे? बिल्कुल थे। पहला आपके सामने बताया कि सरकार क्या मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है। दूसरा कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके क्या नाम है संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है? नहीं कर सकती। और क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। फिर क्या था, फिर वही हर जगह पे विरोध होने लगे, हर जगह पे। और जब विरोध शुरू हुआ तब आ गया वो वक्त आपातकाल की घोषणा। अब बोलोगे सर आपातकाल की घोषणा, बिल्कुल। तो यहां से शुरुआत वो प्रक्रिया होती है जब आपातकाल की ओर, जब आपातकाल का समय आता है। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यानी हाई कोर्ट। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। अब होगा सर ये फैसला क्या था? तो उनका फैसला ये था, सुनना ध्यान से, उनका फैसला ये था कि इंदिरा गांधी जो आज सांसद हैं वो अवैधानिक तरीके से क्या बनी है? सांसद बनी है। तो उन्हें लोकसभा का सांसद नहीं रहने दिया जाए और 6 महीने के बाद अगर इंदिरा गांधी दोबारा निर्वाचित नहीं होती है, दोबारा नहीं चुनी जाती, तो शायद वो प्रधानमंत्री के पद पे भी ना रहे। फिर अब कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो याद करो ये घटना थी 1971 के लोकसभा के चुनाव की, जब इंदिरा गांधी और उनके विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़े थे उनका नाम था राजनारायण। तो राजनारायण ने अपील दर्ज करी, उन्होंने याचिका दायर करी कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 के लोकसभा के चुनाव में 1971 के लोकसभा के चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। और तब जाकर के जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। लेकिन फिर क्या था? 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जब तक इस फैसले की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी जी हैं वो तो सांसद बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा के किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगी। तो बेटा जी आप सभी को पता है मैंने कौन कौन से पॉइंट आपको बता दिए। सबसे पहला पॉइंट, चुनाव में 1971 में इंदिरा गांधी के चलाए गए नारे, गरीबी हटाओ, प्रिवी पर्स की समाप्ति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सिंडिकेट का भी नारा था इंदिरा हटाओ। परिणाम क्या था? इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस हार चुनाव जीत गई। 1971 के बाद के देश की आर्थिक स्थिति खराब थी। गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित हो गया। 80 लाख बांग्लादेशी जो थे वो भारत में चले गए। भारत को किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? पाकिस्तान से। और उसके बाद से फिर क्या था? अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया और अंतरराष्ट्रीय में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। फिर क्या हुआ? गुजरात आंदोलन। फिर क्या हुआ? बिहार आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका से संघर्ष और तब जाकर के आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया शुरू हो गई। 12 जून 1975 इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन? जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। क्या फैसला था? कि इंदिरा गांधी जो हैं वो अवैधानिक रूप से सांसद बनी है, या तो सांसद नहीं रहेंगी और 6 महीने बाद अगर वो दोबारा निर्वाचित नहीं होती तो उन्हें उनके पद से प्रधानमंत्री के पद के लिए भी नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या था? घटना कहां से शुरू हुई? 1971 के चुनाव से, जब इंदिरा गांधी के विपक्ष में उनके सामने कोई खड़ा था तो राजनारायण। और राजनारायण ने ही आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया था? कि उन्होंने यह आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी जी ने इस चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। और इन्होंने ही, राजनारायण ने याचिका दायर करी और फिर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जब तक कोई सुनवाई नहीं हो जाती इंदिरा गांधी जी सांसद तो रहेंगी मगर लोकसभा की किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगी। तो उसके बाद जब ये सारी घटनाएं हुई तो बात आती है सरकार का फैसला, क्योंकि हर जगह पे लोग इंदिरा गांधी के विरोध में नारा लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारा लगा रहे थे। सरकार को कुछ तो करना था, सरकार को बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आ रही थी। तब जाकर के जब 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण और एक उनकी विशाल जनसभा और रामलीला मैदान में इन्होंने विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। हर जगह पे इंदिरा गांधी जी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। हर जगह पे इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी। जब हर जगह पे इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी तब इंदिरा गांधी जी को डर लगने लगा कि कहीं देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी ना हो जाए, देश के अंदर बाहरी गड़बड़ी ना हो जाए। और इसी को लेकर के अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि प्लीज आपसे सिफारिश है कि आप देश के अंदर आपातकाल लागू करें। फिर क्या था? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने उसी समय देश के अंदर रातों रात अब आपातकाल लागू कर दिया। और जब रात में आपातकाल लागू किया तो आपातकाल लागू करने पे क्या हुआ था कि बड़े बड़े दफ्तरों की बिजली काट दी गई,
सारे विपक्षी नेता जो विरोध कर रहे थे, इंदिरा गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको जेल में डाल दिया गया। और सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और सारे मंत्रियों को सूचना दी गई कि देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो इससे आप लोग क्या समझे कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया आपातकाल का फैसला वो सभी मंत्रियों का नहीं, बल्कि अकेला फैसला केवल इंदिरा गांधी जी का। फिर हुआ क्या, देश के अंदर आपातकाल लग गया और आपातकाल लगने के बाद एकदम सन्नाटा सा छा गया। जो कोई लोग विरोध कर रहे थे, बिल्कुल विरोध करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, हड़ताल करना, सब बंद कर दिया गया। जब सभी चीजें बंद कर दी गई, तभी जाकर के आरएसएस और जमाते इस्लाम ऐसे दो संगठनों को भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें डर था कि कई सांप्रदायिक दंगे शुरू न हो जाए। तो बच्चा ये था किस तरीके से आपातकाल को लगाया गया। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि हुआ क्या क्या था। आपको मालूम था कि जब 24 जून यानी एक दिन पहले 24 जून 1975 को जब सुनवाई हुई, तो सभी लोग जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण के कई सारे लोग कहां गए, दिल्ली के रामलीला मैदान में। कहां पे, दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और हर जगह पर इंदिरा गांधी जी द्वारा इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में प्रदर्शन होना शुरू हो गया। फिर क्या, मैंने अभी आपको बताया, इंदिरा गांधी जी ने जब माहौल और सब चीज देखकर लगा कि आंतरिक और बाहरी गड़बड़ी को देखकर अनुच्छेद 352 के तहत देश के अंदर आपातकाल, और किससे कहा, देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि देश के अंदर आप आपातकाल लागू करिए। और उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने रातों रात देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया। फिर क्या था, जब आपातकाल लागू कर दिया तो आपातकाल में क्या क्या हुआ था, बड़े बड़े दफ्तरों की बिजली काट दी गई, समझ में आया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, समझ में आया, बड़े बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटने के साथ साथ प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। जानते हैं प्रेस पर सेंसरशिप मतलब, सेंसरशिप का मतलब कि कोई भी प्रेस बिना सरकार की अनुमति से कुछ नहीं छापेगा, ये चीज किया गया। और फिर क्या था, 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और मंत्री बैठक बुलाने के बाद सभी मंत्रियों को सूचित किया गया कि देश के अंदर आपातकाल लागू हो चुका है। लेकिन बात आती है 352। आपातकाल हमारे यहां पे 352, 356 और 360। लेकिन जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, वो लगा था अनुच्छेद 352। आरएसएस, जमाते इस्लाम, ऐसे दो संगठनों को प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया था, ताकि किसी तरीके के सांप्रदायिकता उत्पन्न ना हो। किस किस पे प्रतिबंध लगा दिया, धरना नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगा, इन सब चीजों, विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी की सारी कहानी मैंने आप लोगों को बताया। आप प्लीज एक बार बार सुनकर अच्छे से क्लियर करके अच्छे से पढ़ें। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5वां और चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारी एक वीडियो और बनेगी जिसमें आप सभी बच्चों को बचा हुआ जो है उसको क्लियर किया जाएगा। प्लीज एक बार आप सुनकर, विश्वास करके, मेरी वीडियो को 2 बार देखकर एक बार एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ना। आपको मेरी इस दी गई 2 या 3 क्लासेस की जो भी वीडियो मैंने आप लोगों को या जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारा मिशन है 90%। तो इसलिए मेरा साथ दीजिए। 90% अगर आपको मार्क्स लेना है तो प्लीज आपको जुड़ना है। आप जुड़िए, मार्क्स को देखिए, आपके मार्क्स आते हैं और उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्लास में क्वेश्चन करिए, टीचर्स के सामने क्वेश्चंस करिए। देखिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू आप लोग स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे जो हमारे इसी छठे चैप्टर में, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो कि बचा हुआ है, नक्सलवादी आंदोलन बचा हुआ है हमारे। तो इन सब सारे टॉपिकों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कैसी सरकार बनी, विपक्षी दल की सरकार बनी, उसको क्लियर कर जाएगा। ओके बच्चा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय।